Hello friends, this is CA Ankita Jain and you're watching my channel Law with CA Ankita Jain. फ्रेंड्स, ये आज हमारी क्लास थर्ड है और आज हम हमारी क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कौन से हैं एज पर नंबर सेक्शन 10। फ्रेंड्स, हमने हमारी पिछली क्लास में भी असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किए थे, पर वो थे जो कि एज पर सेक्शन 10 नहीं थे। और आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं एज पर सेक्शन नंबर 10। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। फ्रेंड्स, सबसे पहला इसमें जो असेंशियल एलिमेंट आता है वो है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट इज द फर्स्ट असेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट क्या होता है? अग्रीमेंट होता है एवरी प्रॉमिस फॉर्मिंग विद द कंसीडरेशन। कोई भी प्रॉमिस हो जो कि कैसे फॉर्म हो रहा हो, उसके साथ फॉर्म हो रहा हो कंसीडरेशन। एवरी प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग विद द कंसीडरेशन। फ्रेंड्स, अग्रीमेंट की सारी डिटेल डेफिनेशन और डिटेल इसका डिस्कशन हमने हमारी क्लास फर्स्ट में कवर कर रखा है। तो आपको अगर अग्रीमेंट के बारे में जानना है तो उसके लिए आप चेक कीजिए मेरा फर्स्ट वीडियो। अब चलते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट इज फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट कहता है कि इसका मतलब क्या होता है कि इट मीन्स टू और मोर पर्सन जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, एग्री करते हैं सेम थिंग इन द सेम सेंस। अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब है कि टू और मोर पर्सन अग्री करें सेम थिंग इन द सेम सेंस। आइए इसको हम समझते हैं। इसके लिए लॉ में एक टर्म दिया हुआ है जिसको बोलते हैं कंसेंसस एड आइडम। इस क्या टर्म है? कंसेंसस एड आइडम। इसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स, या हम बोल सकते हैं मीटिंग या आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स, यानी कि दो पक्षकारों का दिमाग का मिलना। दो पक्षकारों के यानी दो पार्टीज के आपस में दिमाग का मिलना, उसको बोला गया मीटिंग या आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स। एंड द टर्म ऑफ द लॉ इज कंसेंसस एंड आइडम। इसको अच्छी तरह समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए था, उसके पास दो कार थी। एक थी ए के पास रेड कलर की कार और एक थी उसके पास ब्लैक कलर की कार। ठीक है, रेड और ब्लैक कार थी उसके पास। उसने बी को ऑफर किया, ए ऑफर्स बी टू बाय हिज कार। ही सेड टू बी, ए सेड टू बी टू बाय हिज कार फॉर ₹2 लाख। ओके, अब ए के दिमाग में थी कि वो अपनी रेड कार बेच रहा है और बी के दिमाग में थी कि वो अपनी ब्लैक कार बेच रहा है। बी जानता था कि ए के पास दो कार है, रेड और ब्लैक, तो उसको लगा ब्लैक कार के बारे में बात हो रही है, जबकि ए बोल रहा था, मैं ए के दिमाग में था मैं रेड कार बेच रहा हूँ। अब उसने अग्रीमेंट करते समय इस बात को क्लियरली इंडिकेट नहीं करा, बस उसने कहा कि विल यू बाय माई कार फॉर ₹2 लाख। अब इस केस के अंदर क्या ये जो अग्रीमेंट हो रहा है ये वैलिड अग्रीमेंट है? नो, दिस इज नॉट अ वैलिड अग्रीमेंट। क्यों? क्योंकि बी ने यस तो कह दिया, पर क्या सोच के यस कहा कि मैं तो ब्लैक कार खरीद रहा हूं, जबकि ए के दिमाग में रेड कार थी। यानी दोनों ही पार्टीज का आपस में क्या नहीं हुआ, कंसेंसस एड आइडम नहीं हुआ। यानी दोनों के दिमाग में सेम थिंग इन द सेम सेंस नहीं चल रही थी। ए के दिमाग में थी रेड कार, बी के दिमाग में थी ब्लैक कार। इस वजह से ये वैलिड अग्रीमेंट हमारा यहाँ पे फॉर्म नहीं हुआ, वैलिड अग्रीमेंट नहीं बना और ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई। तो अगर हम इस एग्जाम्पल को, इसको एक वैलिड अग्रीमेंट बनाना चाहते हैं तो हमें क्या लिखना होता? हमें यहाँ लिखना चाहिए था, या ए को बोलना चाहिए था कि विल यू बाय माय रेड कार। अगर वो बोलता कि मेरी रेड कार खरीदोगे क्या आप ₹2 लाख के लिए, एंड इफ बी सेज यस टू इट, तब ये एक वैलिड अग्रीमेंट बन जाता और ये कॉन्ट्रैक्ट बन सकता था। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पॉइंट आया कंसेंसस एंड आइडम का। इसके अलावा हमारा इसी में फ्री कंसेंट में एक पॉइंट और होता है जो कि क्या कहता है, कंसेंट फ्री होनी चाहिए। मतलब वो दोनों ही पार्टीज को एक दूसरे से जब भी वो सहमति ले रहे हैं वो फ्रीली होनी चाहिए। यानी इट शुड नॉट बी कॉज्ड बाय, कैसे नहीं होनी चाहिए वो,
coercion, undue influence, fraud, mistake या मिसरिप्रेजेंटेशन यानी जब भी दोनों पार्टीज आपस में एक दूसरे की कंसेंट ले रही हैं अग्रीमेंट लेते समय, वो बहुत बिल्कुल फ्री निष्पक्ष रूप से लेनी चाहिए, कोई फ्रॉड करके, धोखाधड़ी करके, प्रेशर डाल के, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन करके, गलत चीज दिखा के नहीं लेनी चाहिए। ओके, तो ये हमारा पॉइंट आता है फ्री कंसेंट का। और फ्रेंड्स, ये जो सारे टर्म्स हैं, ये अभी के लिए तो हमने इनका एक नॉर्मल मीनिंग समझ लिया, बाकी ये एक्ट में आगे डिटेल में डिस्कस करे हुए हैं, तो हम अपनी आगे आने वाली क्लासेस में इन सब पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट इज कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज में क्या आता है थर्ड पॉइंट, कि क्या लीगल एबिलिटी है किसी भी पर्सन की कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, यानी व्हाट इज द लीगल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये लीगल एबिलिटी क्या बता रखी है लॉ ने? लॉ में यहाँ पे 3 पॉइंट बता रखे हैं कि अगर आप इनमें फॉल करते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए एलिजिबल हैं। तो कौन कौन से वो पॉइंट है? सबसे पहले है, आप क्या होने चाहिए? मेजर होने चाहिए। अब मेजर का मतलब तो मुझे लगता है आई थिंक सबको आता होगा, यानी आप 18 इयर्स और अबव एज के पर्सन अगर आप हो तो ही आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हो, यानी माइनर लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। सेकेंड पॉइंट इज साउंड माइंड, यानी एक स्वस्थ दिमाग का व्यक्ति ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है। तो यानी जैसे हम कहें ल्यूनैटिक माने पागल, कोई इडियट है वो भी मतलब पागल जैसा ही हो गया, या ड्रंकन पर्सन है एक्सेट्रा, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। और थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि आप डिस्क्वालिफाइड नहीं होने चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर एनी अदर लॉ, entering into a contract under any other law, यानी आप ऐसा नहीं हो कि किसी अन्य लॉ के तहत आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए अलाउड नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें कैसा एग्जांपल है? इसमें है जैसे अगर आप कॉन्विक्ट हो तो आप चोर हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हो? नहीं। अगर आप एलियन एनिमी हो, एलियन एनिमी माने दुश्मन देश के व्यक्ति हो, तो हम क्या दुश्मन देश के व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नहीं। या हम थर्ड देखें फॉरेन सोवर्नियर, अगर आप फॉरेन सोवर्नियर हो तो हम क्या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं? फॉरेन सोवर्नियर माने फॉरेन की गवर्नमेंट, हम तब भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते। तो ये क्वालिफिकेशंस दे रखी हैं लॉ में, जिसको हमें फुलफिल करना है एंटर होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में। चलते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ, विच इज कंसीडरेशन। फोर्थ पॉइंट इज कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है, जो हमने अपनी फर्स्ट क्लास में भी कवर किया था। कंसीडरेशन माने कुछ भी वैल्यू फॉर मनी मिलना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने में, ऐसा ना हो कि पार्टीज को कुछ भी मिले ही ना। इसके लिए टर्म दिया गया है कंसीडरेशन में, क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो, क्विड प्रो क्यो का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, यानी जब भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं आपस में, तो दोनों ही पार्टीज को बदले में कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी किया और एक पार्टी को तो कुछ मिल रहा और एक पार्टी के पास कुछ भी नहीं आ रहा। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ए ने बी से ऑफर किया, ऑफर टू बाय हिज अकाउंट्स बुक, बाय हिज अकाउंट्स बुक फॉर ₹1000। तो यहाँ पे बी ने क्या कहा? यस आई विल बाय योर अकाउंट्स बुक फॉर ₹1000। तो अब इस केस में क्या ये वैलिड अग्रीमेंट है? बिल्कुल, ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स पूरे कर रहा है। ऑफर आ गया,
ऑफर में कंसिडरेशन आ गया, एसेंट मिल गई ऑफरर की, तो ये एक वैलिड अग्रीमेंट बन गया है ना, और ये क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब इस केस में कंसिडरेशन क्या हुआ, ए के पास से बुक्स चली गई तो उसको क्या मिला बदले में, 1000 रुपीज। तो ये 1000 रुपीज क्या हुआ, ये ए का कंसिडरेशन हुआ। अब बी को क्या मिला, बी के पास से तो 1000 रुपए चले गए, तो इसको बदले में बुक्स मिली जिसकी उसको रिक्वायरमेंट थी। तो इसका मतलब बुक्स यहाँ पे बी के लिए क्या बन गया, उसका कंसिडरेशन बन गया, यानी बदले में कुछ मिलना चाहिए, वो कहलाता है क्विड प्रो क्यो, दैट इज कंसिडरेशन। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये बात आपको यहाँ तक समझ में आई। अब हम चलते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट इज लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट यानी हमारे अग्रीमेंट का उद्देश्य, हमारे अग्रीमेंट का उद्देश्य और अग्रीमेंट का जो कंसिडरेशन है, दोनों ही चीज कैसी होनी चाहिए, लॉफुल, यानी जो कि लीगल होनी चाहिए, यानी अपोज टू द इलीगल नहीं होनी चाहिए, है ना। लॉफुल है यानी जो लीगल हो, इलीगल नहीं होनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी है या इमोरल है या कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में इंडल्ज हो रहे हैं। इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन हमारे अग्रीमेंट का नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। ए ने बी को ऑफर दिया, ऑफर टू बाय हिज हाउस, कि आप मेरा घर खरीद लीजिए। ए ने बी को ऑफर दिया एंड ए ने बी से बदले में क्या मांगा, घर के बदले में ही सेड कि आप मुझे इसके बदले में 1 किलोग्राम ऑफ कोकेन दे दीजिएगा। कोकेन, ओ माय गॉड, व्हाट इज कोकेन, इट इज ड्रग्स। तो उसने बदले में अपने घर के बदले में कोकेन मांग लिया, यानी कि ड्रग्स मांग लिया। तो क्या इसका ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य इस अग्रीमेंट का लॉफुल था, नहीं। क्या इसका जो कंसिडरेशन है जो कि कोकेन है, वो कंसिडरेशन क्या लॉफुल है, नहीं, ये तो इलीगल है, अनलॉफुल है। तो इस तरह का कोई भी अग्रीमेंट अगर हम कर रहे हैं तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, वो इलीगल हो जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। अब चलते हैं फ्रेंड्स हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि क्या है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी void। not expressly declared to be void। void का मतलब क्या होता है, void का मतलब होता है without any legal effect, यानी कि अगर हम कोई ऐसा काम कर भी इंडल्ज भी हो जाएंगे विदाउट एनी लीगल इफेक्ट, कर भी लेंगे तो भी उसका कोई लीगल आउटपुट नहीं आएगा, यानी वो लीगली क्लेमेबल नहीं होगा। ये मतलब होता है वॉइड का, विदाउट एनी लीगल इफेक्ट, जिसका कोई लीगली इफेक्ट आएगा ही नहीं चाहे हम उस काम को कर भी लेते हैं। तो लॉ क्या कहता है कि हमें ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं करना चाहिए जो कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड हो, कि वो आप कर भी लोगे तो भी वो वॉइड ही माना जाएगा, उसका कोई आउटपुट निकल के नहीं आएगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, थ्रेट टू कमिट मर्डर, यानी हमने कोई ऐसा अग्रीमेंट कर रहे हैं जिसमें हम थ्रेट कर रहे हैं, धमका रहे हैं कि मैं तेरा मर्डर कर दूंगा। तो ऐसा कोई काम करना क्या लीगल है, लॉफुल है, नहीं, ये तो इलीगल है। तो अगर हम इस तरह की कोई एक्टिविटीज में इंडल्ज करेंगे यानी इस तरह का कोई अग्रीमेंट करेंगे तो भी वो क्या हो जाएगा, इलीगल, अनलॉफुल हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। या हम पब्लिश कर रहे हैं किसी के खिलाफ डिफेमेटरी स्टेटमेंट, पब्लिशिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट यानी किसी को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं हम, उसके खिलाफ कोई गलत राय डिक्लेयर कर रहे हैं, दे रहे हैं पब्लिक में, तो वो भी एक गैर कानूनी काम माना जाएगा और इस तरह का कोई भी अग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकेगा क्योंकि वो गलत है, अनलॉफुल है। तो फ्रेंड्स आज हमारे 6 पॉइंट्स एज पर सेक्शन 10 यहाँ खत्म होते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक जो कि होगा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तब तक के लिए सी अंकिता जैन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।